हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में, जिसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल के ईएमएफ या विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इसका आंसर होगा, जब सेल से कोई भी करंट रिलेटेड नहीं हो तब उसके टर्मिनल पर प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल ही उसका ईएमएफ होगा, यानी E इक्वल्स टू V। अब जरा इसे समझ भी लीजिए। दुकान वाले के पास जो न्यू सेल है जिसका अभी कोई भी यूज नहीं हो रहा, उस टाइम पर उसका वोल्टेज ही उसका ईएमएफ है, यानी कि जो सेल पर 5 वोल्ट लिखा होता है, जो घड़ी वाले सेलों पर या रिमोट वाले सेलों पर जो 5 वोल्ट लिखा होता है और उससे कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं है, यानी कि वो सेल यूज में नहीं आ रहा, तो उसका जो ईएमएफ होगा, उसका जो वोल्टेज होगा, वही उसका ईएमएफ होगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप वोल्टमीटर से सेल का ईएमएफ नाप सकते हैं? तो देखिए, इसका आंसर होगा नहीं, नहीं नाप सकते। देखिए, जब भी आप वोल्टमीटर से नापेंगे तो वोल्टमीटर को पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स पर जोड़ना होगा, जिससे सेल से करंट लेनी पड़ेगी। इस केस में सेल से करंट लेते ही वोल्टमीटर उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, ना कि ईएमएफ। तो हम इससे ईएमएफ नहीं नाप सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा वोल्टमीटर है जो सर्किट से करंट लिए बिना ही वोल्टेज नाप कर बता दे? तो देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्या कोई ऐसा वोल्टमीटर है जो सर्किट से करंट लिए बिना ही वोल्टेज नाप कर बता दे? तो इसका आंसर होगा हाँ, एक ऐसा वोल्टमीटर है। इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर या VTUM, यानी कि वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर, या फिर हिंदी में कहें तो निर्वात नली वोल्टमीटर है, जिसमें कि रेजिस्टेंस लगभग इनफाइनाइट होता है, जिससे कि बहुत ही नेग्लिजिबल करंट लेता है या लगभग जीरो करंट पर ही काम करने लग जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, क्या सेल की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ अलग अलग चीजें होती है? तो देखिए, हाँ, सेल के ईएमएफ की वैल्यू सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि E बराबर V प्लस IR होता है, यानी E इज ग्रेटर देन V। E यहाँ पे EMF है और V यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। यदि I बराबर 0 या R बराबर 0 हो तो E इक्वल्स टू V हो जाएगा, यानी कि EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेल का ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्यों होता है? देखिए, पहला तो क्वेश्चन था क्या ये अलग अलग होता है, अब क्वेश्चन है कि ये अलग अलग क्यों होता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यदि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस R, सेल का ईएमएफ कैपिटल E एंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो सेल में प्रोड्यूस्ड या फ्लोइंग करंट कितना होगा? I इक्वल्स टू E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये किससे लिख रहे हैं? ओम्स लॉ से। I इक्वल्स टू V अपॉन R, और इसको अब सोल्व करेंगे आगे तो E इक्वल्स टू आ जाएगा I इंटू R प्लस R, और इसको I को अंदर मल्टीप्लाई करने पर I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। अब IR जो है उसको V लिखा सकते हैं ओम्स लॉ से, और ये वोल्ट मीटर द्वारा नापा गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा V प्लस IR। अब देखिए, यहाँ पर E इज ग्रेटर देन V हो गया और IR की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है। तो देखिए, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। E यहाँ यानी कि E का मतलब EMF और TPD यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि V है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि IR की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा? देखिए, IR की वैल्यू अगर 0 हो तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, या तो R इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि R का मतलब क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि 0 होना इम्पॉसिबल है। नेग्लिजिबल जरूर हो सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता। सेकंड केस है कि I इक्वल्स टू 0 हो, इसका मतलब क्या है कि करंट से, इसका मतलब यह है कि सेल से कोई भी करंट रिलेटेड ही नहीं है, यानी ओपन सर्किट है। R इक्वल्स टू 0 होने के ये दो कंडीशंस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट के सेलों की चॉइस किस टाइप से करते हैं, यानी कि आपको कैसे यूज कर पाएंगे आप प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में कौन से सेल यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो देखिए, दो तरीके से इसकी चॉइसेस की जाती है। फर्स्ट जो मेथड है वो है
प्राइमरी सर्किट में जोड़े गए सेल का ईएमएफ सेकेंडरी सर्किट में जोड़े गए सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि E इज ग्रेटर देन E1 एंड E इज ग्रेटर देन E2। और सेकंड जो मेथड है वो है सेकेंडरी सेल से प्राप्त करंट की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि फ्लो जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन पार्ट 1 में भी पूछा गया था। पार्ट 1 जरूर से जरूर देखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th, ये है E की वैल्यू E1 एंड E2 से ज्यादा क्यों होनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर होगा, यदि E अगर लेस देन E1 होगा और E इज लेस देन E2 होगा तो पोटेंशियोमीटर के वायर पर जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन प्राप्त नहीं होगी, जिससे कि पोटेंशियोमीटर का यूज नहीं कर पाएंगे। और पोटेंशियोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन के मेथड पर ही काम करता है, अगर वही नहीं मिलेगा तो पोटेंशियोमीटर का यूज ही नहीं हो पाएगा। इसलिए E हमेशा E1 और E2 से ज्यादा ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th, वो है पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी से मतलब ये है कि बहुत बहुत ही छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी ये मेजर कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी या सुग्राह्यता किस टाइप से बढ़ाई जा सकती है, यानी कि इसको इंक्रीज करने का मेथड क्या होता है। तो देखिए इसे बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को घटाना होता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये आपको मैंने पार्ट 1 में अच्छे से समझा दिया था, यानी कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा। इसीलिए जो पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर लंबा वायर यूज किया जाता है, जिसे बच्चे कभी कभी प्रैक्टिकल लैब में गिटार बना देते हैं। ओके, वो इसीलिए इतना बड़ा होता है ताकि वो अच्छे से सेंसिटिविटी से काम कर सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11th, ये किस प्रकार चेक करेंगे कि पोटेंशियोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हमारा कनेक्शन सही है या नहीं। देखिए जब जॉकी को पोटेंशियोमीटर के वायर के ए टर्मिनल यानी कि एक टर्मिनल पर रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा और उसे नोट कर लेंगे। और जब अगर इसी जॉकी को उठाकर दूसरे टर्मिनल यानी बी पॉइंट पर रखेंगे तो डिफ्लेक्शन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अगर आपका डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो चुका है तो यानी आपने कनेक्शन बिल्कुल करेक्ट किया है। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो वाइवा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।